मैं डॉक्टर मीना पाठक, शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय देवेंद्र नगर रायपुर। मैं आज आप लोगों को एमए चतुर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ यूनिट के अंतर्गत जो हमारा विषय है, जिसको नाम है पीड़ित शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या जिसको हम कहते हैं विक्टिमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, इस विषय के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रारंभ से ही हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के अपराध होते चले आ रहे हैं। अपराध एवं अपराधी के अध्ययन की समस्या आती रहती है और चूंकि हमारे समाज में सभी प्रकार के जो अपराध हैं वो दर्ज नहीं किए जाते हैं, ऐसी स्थिति में आंकड़े अप्राप्त होते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमारे समाज में अपराध की दर कम हो गई है। इसी संबंध में 19वीं शताब्दी के अंत में अपराध पीड़ित अथवा पीड़ित केंद्रित एक अध्ययन किया गया, जिसके अंतर्गत अपराध पीड़ित व्यक्तियों पर अध्ययन किया गया। और ये जो विषय है ये उन व्यक्तियों पर केंद्रित होता है जो किसी न किसी रूप में अपराध से पीड़ित होते हैं। और इस अध्ययन को एक नए विज्ञान के अंतर्गत रखा गया और इस विज्ञान को नाम दिया गया पीड़ित शास्त्र या जिसे हम कहते हैं विक्टिमोलॉजी। ये जो हमारा विषय है विक्टिमोलॉजी, ये हमारे अपराध शास्त्र की ही एक उपशाखा है। और इस उपशाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि अपराध का, समाज में होने वाले अपराध का पीड़ित पक्ष के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अर्थात इस विषय में हम अपराध का पीड़ित व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, इस विषय पर हम अध्ययन करते हैं। यह जो अध्ययन है ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किया जाने वाला एक अध्ययन है और इस अध्ययन के अंतर्गत शारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक रूप से अपराधी की क्रियाओं का पीड़ित पक्ष के ऊपर पड़ने वाला जो प्रभाव होता है उसका इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ये जो अपराध पीड़ित अवधारणा है, अपराध पीड़ित जो अवधारणा है, उस विषय का, उस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग लोम्ब्रोसो, गैरोफोलो, टार्ड आदि वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। गैरोफोलो ने अपने अध्ययन में ये बताया कि पीड़ित व्यवहार या पीड़ित व्यक्ति के ऊपर व्यवहार का जो अध्ययन है, इसमें पीड़ित व्यक्ति को पूर्ण रूप से केंद्रित किया जाता है। मतलब इसमें अध्ययन का जो विषय है पूर्ण रूप से पीड़ित व्यक्ति होता है, जिसके साथ अपराध हुआ होता है, उस व्यक्ति को केंद्रित करके इस प्रकार का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से टार्ड ने भी पीड़ित शब्द का प्रयोग कई बार अपने अध्ययन में किया है। विक्टिमोलॉजी शब्द 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के मध्य में इस शब्द का प्रयोग किया गया। बेंजामिन मेंडelssohn जो हैं वो पीड़ित शास्त्र विषय के पिता के रूप में जाने जाते हैं। ये जो बेंजामिन मेंडelssohn है, उन्होंने अपराध शास्त्र के इस विषय के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को ही अपना केंद्र बिंदु बनाया है। अर्थात पीड़ित शास्त्र अपराध शास्त्र का ही एक समानांतर विज्ञान है। आज अमेरिका जैसे कई जो यूरोपीय देश हैं, वहां पर इस पीड़ित शास्त्र विषय को एक विषय के रूप में, एक पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित किया गया है।
ये जो अपराध शास्त्र के अंतर्गत आने वाली विक्टिमोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य की जो शाखा है, इसमें सबसे पहले हम ये भी जान लें कि पीड़ित शास्त्र का तात्पर्य क्या होता है। पीड़ित शास्त्र एक विज्ञान है और ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम पीड़ित व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं। अपराध की समस्या को यदि हमें समझना है तो उस समस्या को पीड़ित के परिप्रेक्ष्य में जानने और समझने का प्रयास किया जाता है। अपराध शास्त्र की इस शाखा की परिभाषा को सबसे पहले मेंडलसोहन ने दिया है। उन्होंने बताया है कि पीड़ित शास्त्र अपराध शास्त्र के समानांतर विज्ञान अथवा अपराध शास्त्र के विपरीत एक विज्ञान है। दूसरी परिभाषा ड्रॉफिल एंड वियोनो ने दी है। उन्होंने अपनी परिभाषा में कहा कि पीड़ित शास्त्र वह विज्ञान है जो पीड़ितों की समस्याओं से संबंधित होता है तथा पीड़ितों की समस्या का अध्ययन करता है। इन सभी परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि पीड़ित शास्त्र का जो तात्पर्य है वो पीड़ित केंद्रित अध्ययनों को करने वाला विज्ञान है। पीड़ित शास्त्र किसी भी पक्ष से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पीड़ित शास्त्र के अंतर्गत हम जिन पीड़ितों का अध्ययन करते हैं उनको हम अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। पीड़ितों के वर्गीकरण में यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंची है, किसी प्रकार की हानि हुई है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है तो ऐसे व्यक्ति को हम पीड़ित व्यक्ति कहते हैं। जिस प्रकार अपराध शास्त्र में विभिन्न प्रकार के अपराधियों का वर्गीकरण किया जाता है कि उसने कब किया, क्यों किया, कैसे किया, तो इसी प्रकार से पीड़ितों को भी अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। मेंडलसोहन ने अपराध शास्त्र में पीड़ित शास्त्र को उनमें ये देखा है कि पीड़ित व्यक्ति का क्या दोष है और उसकी डिग्री ऑफ विक्टिम्स या जो उसकी जो कहना चाहिए सघनता है उसके आधार पर अध्ययन किया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति का अपराध में क्या योगदान है। इनको हम विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला नंबर पे सबसे पहले श्रेणी में हम रख सकते हैं पूर्णतया निर्दोष या अबोध पीड़ित। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पूर्णतया निर्दोष मतलब इसमें पीड़ित व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता है अपराध के समय, या वो व्यक्ति अबोध होता है। इसका मतलब है कि या तो वो व्यक्ति बहुत छोटी उम्र का होता है, कम उम्र का होता है, या अपराध के दौरान वो पूर्ण रूप से अचेत होता है, बेहोशी की हालत में होता है, और उस समय जब अपराध उसके साथ होता है तब हम उस स्थिति को कहते हैं पूर्णतया निर्दोष पीड़ित। दूसरे नंबर की श्रेणी में हम रख सकते हैं न्यून दोष अथवा अज्ञानी पीड़ित। वो व्यक्ति जो कभी कभी जाने अनजाने में किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है, या अपना इलाज कराने के नाम से मान लीजिए गांव वगैरह में लोग नीम हकीम के पास चले जाते हैं अपना इलाज करवाने के नाम पर, और वहां पर जब उनका उचित इलाज उनको नहीं मिल पाता है और उस उचित इलाज न मिल पाने की दशा में उनको अपनी मौत या उनको अपनी मृत्यु तक का कीमत चुकाना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं इसको न्यून दोष अथवा अज्ञानी पीड़ित। मतलब ये अपने साथ होने वाले अपराध के प्रति अज्ञान होते हैं, अनजान होते हैं, इसलिए इसे न्यून दोष पीड़ित व्यक्ति कहा जाता है। तीसरे नंबर की श्रेणी में हम रख सकते हैं अपराधियों की भांति दोषी। अपराधियों की भांति दोषी का तात्पर्य होता है कि वो व्यक्ति जो उतना ही जिम्मेदार है जितना कि अपराधी व्यक्ति जिम्मेदार होता है। इस प्रकार के अपराध में
कई दफा ये भी स्थिति आती है कि व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है। तो आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध जो है वो उस श्रेणी में आता है कि वो अपराधी की भांति ही दोषी माना जाता है। इसमें कभी कभी व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित हो जाता है, कभी उसके साथ लाइलाज बीमारी उसको घेर लेती है, और ऐसी स्थिति में जब वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं अपराधी की भांति दोषी पीड़ित। उसके बाद अगली श्रेणी में हम रख सकते हैं अपराधियों से अधिक दोषी। अब ये वो स्थिति आती है जिसमें कि हम उन व्यक्तियों को, उन पीड़ितों को शामिल करते हैं जो किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं, उकसाते हैं। अर्थात इसमें अपराध करने वाला तो दोषी है ही, लेकिन उसे प्रेरित करने वाला उससे अधिक दोषी माना जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है अपराधियों से अधिक दोषी पीड़ित। उसके बाद हम लोग रख सकते हैं दोषी प्रकार का पीड़ित। ये वो स्थिति होती है जिसमें कि वो व्यक्ति के विरुद्ध जब अपराध करते हैं तो दूसरे व्यक्ति को नुकसान तो होता ही है, लेकिन स्वयं भी उस नुकसान के जिम्मेदार होते हैं, या स्वयं को ही भी उतना ही नुकसान होता है, या कभी कभी ये भी स्थिति आ जाता है कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम उसको कहते हैं दोषी प्रकार का पीड़ित व्यक्ति। उसके बाद अगले क्रम में आता है उत्तेजक पीड़ित, या जिसको हम ख्याली पीड़ित भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत हम उन व्यक्तियों को शामिल करते हैं जो न्याय की जो हमारी प्रणाली है उस प्रशासन को गुमराह कर देती है, और इस प्रकार से गुमराह करती है कि दोषी व्यक्ति की जो होने वाली सजा है उसको वो सजा हो पाए। तो दोषी व्यक्ति को सजा दिलवाने का कार्य जब कोई व्यक्ति करता है प्रशासन को गुमराह करके, तो उसे हम उत्तेजक पीड़ित कहते हैं। इस वर्गीकरण में हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो वर्गीकरण है हमारे एक वैज्ञानिक जिनको हम D.R. सिंह के नाम से जानते हैं, उन्होंने 2003 में दक्षिण अफ्रीका में पीड़ित शास्त्र के सम्मेलन में भारत में पीड़ित शास्त्रीय अध्ययन को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने, अलग अलग अपराध शास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से इसको विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है, जिनमें से D.R. सिंह उन्होंने 2003 में ये वर्गीकरण दिया है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले नंबर पे रखा है डकैती से पीड़ित, दूसरी श्रेणी में उन्होंने रखा है हत्या से पीड़ित, तीसरे पे हम लोग कह सकते हैं अपराध या फिरौती से पीड़ित, या हम कह सकते हैं उत्पीड़न के शिकार। इसी प्रकार से एक अन्य अध्ययन में वर्गीकरण जो बताया गया है पीड़ितों का, उसमें हम ये देख सकते हैं कि वाहन चोरी, धोखाधड़ी, लूट से पीड़ित, यौन उत्पीड़न, हमला, धमकी, उपभोक्ताओं के साथ होने वाली धोखाधड़ी, ये सभी विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण हैं जिसको हम अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पीड़ितों के लक्षण क्या क्या होते हैं। जो विक्टिमाइजेशन जो होता है उसमें ये देखा जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को उस व्यक्ति को उसने शिकार बनाया है, मतलब इसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जो किसी अन्य व्यक्ति ने उसे अपना शिकार बनाया होता है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से और शारीरिक रूप से भी उसे अपना प्रभाव दिखा सकता है। यह जो स्थिति होती है अत्यंत हानिकारक स्थिति मानी जाती है। इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि इसमें पीड़ित व्यक्ति के साथ में सेक्सुअल मिसकंडक्ट होता है, अर्थात उस व्यक्ति के साथ अवांछनीय व्यवहार किए जाते हैं, जिस व्यवहारों को करने की वो या उसकी इच्छा के विरुद्ध होते हैं, ऐसे व्यवहार उसके साथ होते हैं।
फिर आता है रेप या बलात्कार। उसके बाद अगली श्रेणी में आता है सेक्सुअल टचिंग या सेक्सुअल हरासमेंट हम जिसको कह सकते हैं, स्टॉकिंग। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण बार बार फोन करना, उसका पीछा करना या उसको विभिन्न प्रकार के मैसेजेस के द्वारा डराना, धमकाना, ये सारी स्थितियों को हम शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिजिकल असॉल्ट या उसको किसी व्यक्ति को जब कोई व्यक्ति हर्ट करता है हथियार दिखा करके या हथियार का डर दिखा करके, दोनों तरीके से, या तो वो हथियार दिखा के भी उसको भयभीत कर सकता है या बगैर हथियार के भी वो उसको भयभीत कर सकता है। और यदि कभी कोई व्यक्ति यदि भावनात्मक रूप से कमजोर होता है तो उसके साथ डेटिंग रिलेशनशिप, वायलेंस, उसके साथ चोरी का व्यवहार करना, ये सारी चीजों को उसमें शामिल किया जाता है। ये जो विक्टिमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स है, ये वो अध्ययन है या जिसमें हम ये कह सकते हैं ये वो दृष्टिकोण है जिसके की अंतर्गत अपराध होने की स्थिति में या अपराध होने की दशा में हमारा जो अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो अपराधी ना होकर के पीड़ित व्यक्ति को हम उसमें अपना अध्ययन का दृष्टिकोण उसके साथ रखते हैं। अभी तक हमने देखा कि हमारा पूरा ध्यान अपराधी के ऊपर केंद्रित हो जाता है कि अपराधी ने क्या अपराध किया है, किस प्रकार का किया है, उसकी कितनी गहनता है या कितना उसको पीड़ित के ऊपर प्रभाव पड़ा है, क्या नुकसान हुआ है। हमारा पूरा केंद्र होता है अपराधी। लेकिन जो हमारा ये जो विषय है विक्टिमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, इसमें हम अपराधी को छोड़ करके हमारा जो अध्ययन का जो बिंदु होता है वो पीड़ित व्यक्ति होता है और इस पीड़ित व्यक्ति को ही हम अपना केंद्र बनाते हैं या उसी पर हमारा पूरा अध्ययन केंद्रित होता है। ये एक प्रकार का अपराध को समझने का तरीका होता है। इसलिए हम अपराधी से ध्यान हटा करके पीड़ित व्यक्ति के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे होता यह है कि अभी तक जो हमने देखा कि हम जब पूर्ण रूप से अपराध की तरफ देखते हैं, ये अपराध हुआ, वो मतलब इसमें हमारा पूरा जो दोष है वो अपराधी की तरफ केंद्रित हो जाता है कि कुल मिलाकर के हमारा अपराधी ही जिम्मेदार है हर प्रकार के लिए। लेकिन इस दृष्टिकोण में हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि अपराधी ने अपराध तो किया है, लेकिन उस अपराध में पीड़ित व्यक्ति का क्या योगदान है या पीड़ित व्यक्ति ने उसको किस प्रकार से अपराध करने के लिए उकसाया है। ये सारी चीजों का दृष्टिकोण रख करके हम इस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इस विक्टिमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स की 3 शाखाएं हैं, जिसमें सबसे पहले रखी जाती है जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्षवादी पीड़ित शास्त्र या इनको कहते हैं पॉजिटिविस्ट विक्टिमोलॉजी। इस प्रकार के अध्ययन में हम ये ध्यान देने का या ये जानने का प्रयास करते हैं कि पीड़ित व्यक्ति का अपराधी के प्रति क्या झुकाव था। पीड़ित व्यक्ति ने अपराधी को उकसाने के लिए या पीड़ित व्यक्ति के जीवन का ढंग किस प्रकार का है, इस प्रकार को समझने का हम प्रयास करते हैं। अर्थात इसमें पीड़ित व्यक्ति ने उत्पीड़न और अपराध में कितना योगदान दिया है, इस आधार पर हम इसमें पीड़ित व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरी शाखा के अंतर्गत हम देखते हैं अतिवादी पीड़ित शास्त्र। अतिवादी पीड़ित शास्त्र या जिसको हम कहते हैं रेडिकल विक्टिमोलॉजी, और इस प्रकार के अध्ययन में हम अपराध को भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से समुदाय के कुछ असुरक्षित जो समूह होते हैं उन पर केंद्रित करके अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें समाज को क्या खतरा है, ये सारी चीजों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। समूह पर, असुरक्षित जो समूह है उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है
कि उत्पीड़न का प्रभाव या उत्पीड़न के खतरे की दर क्या है, उसका प्रतिफल क्या है, इस चीज को जानने का प्रयास किया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत हम शोषक जो होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनको हम यहाँ पे शोषक कह रहे हैं और पीड़ित को हम शोषित कह रहे हैं। तो ये हम अध्ययन करते हैं कि शोषकों के द्वारा किए जाने वाला जो उत्पीड़न है उसको यदि हमको समझना है तो जो असुरक्षित शोषित हैं उनका अध्ययन किया जाता है। मतलब समाज में रहकर व्यक्ति अपने आप को जब असुरक्षित महसूस कर रहा है तो उस बात को इसमें ध्यान केंद्रित किया जाता है और उस आधार पर हम अपराध का अध्ययन कर सकते हैं। तीसरे शाखा के अंतर्गत हम रखते हैं क्रिटिकल, या जिसको हम कहते हैं विवेचित, क्रिटिकल या विवेचित शाखा। और इस शाखा में हम समस्या मूलक पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें ये प्रयास किया जाता है कि हमारे समाज की मुख्य समस्या क्या है और इसमें हम अनुभव, तर्क, वस्तुनिष्ठता, इन सब के आधार पर या इन सब चीजों का उपयोग करके समस्या के समाधान का प्रयास करने का प्रयास करते हैं। इन सभी परिप्रेक्ष्य में हम अभी तक जो हमने देखा उससे ये बात स्पष्ट होती है कि तीनों ही परिप्रेक्ष्य में हमारा जो केंद्र बिंदु होता है, अध्ययन का जो बिंदु होता है, उसमें अपराधी तो होता ही है, साथ में पीड़ित व्यक्ति को उसके आधार पर मुआवजा आदि भी दिया जाता है। यदि पीड़ित व्यक्ति निर्दोष है तो उसको मुआवजा उस हिसाब से दिया जाता है। इसलिए ये अध्ययन किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। उसके बाद इसी आधार पर हम ये भी देख सकते हैं कि अपराध में पीड़ित की भूमिका क्या होती है। हमारा जो विषय है, इस विषय में हम ये देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार से होने वाला जो अपराध जो हमारे समाज में हो रहा है उसमें पीड़ित व्यक्ति की भूमिका से हम इनकार नहीं कर सकते। कई बारी पीड़ित व्यक्ति ही अपराध करने के लिए अपराधी को उकसाता है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि धोखाधड़ी, बलात्कार, जेब काटना, ये सारी जो घटनाएं होती हैं इसके लिए पीड़ित व्यक्ति ही अपराधी को प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, तब जाकर के अपराधी अपराध करता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि न चाहते हुए भी व्यक्ति अपराध कर रहा है क्योंकि पीड़ित व्यक्ति ने उसे प्रेरित किया है। समाज में अधिकांश तौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो बहुत संवेदनाएं अधिक होती हैं कि उसके साथ अपराध हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ जो अपराधी व्यक्ति है उसके साथ लोग घृणा रखते हैं। लोगों की जो प्रवृत्ति है दोनों के प्रति बदल जाती है, उन लोगों की मनोवृत्तियां बदल जाती हैं और ये हमको देखने में उचित नहीं लगता है कि पीड़ित व्यक्ति बेचारा है और अपराधी ही दोषी है। लेकिन इस जो अपराध शास्त्र की जो शाखा है जिसको हम पीड़ित शास्त्र कह रहे हैं, उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि सदैव अपराधी व्यक्ति ही मुख्य अपराधी नहीं है। उस अपराध के लिए पीड़ित व्यक्ति भी जिम्मेदार हो सकता है। यही जानने का प्रयास इस विक्टिमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के अंतर्गत